इस प्रश्न में कहते हैं कि निम्नलिखित संयोजनों में बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्यधारिता ज्ञात कीजिए। ए व बी के बीच में तुल्यधारिता पूछते हैं तो इसका मतलब हो जाता है कि वैद्युत संयोजनों ने बिंदु ए व बी के बीच में लगा दिया है। तो इसी को मानकर हम इसको हल करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर ये 5 संधारित्र जोड़े हैं, इन्होंने सबकी धारिता 1-1 माइक्रोफैरड की है। हम देखते हैं कि यहाँ पर 1 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड अलग अलग तार से जुड़े होने के कारण समांतर क्रम में है। ठीक वैसे ही संधारित्र 1 माइक्रोफैरड में संधारित्र 1 माइक्रोफैरड यहाँ पर भी अलग अलग तारों से जुड़े होने के कारण समांतर क्रम में है। तो इसको हम हल कर लेंगे। अब सबकी धारिता बराबर है तो इसको हम अलग अलग नाम देंगे। नाम हो जाएगा इसका C1, इसका C2, इसका C3, इसका C4, इसका C5, है ना। 5 संधारित्र हमारे पास में है, सबके अलग अलग नाम हमने दे दिए हैं। तो लिखेंगे संधारित्र C1 में C2 अलग अलग तार से जुड़े होने के कारण समांतर क्रम में है। तो लिखेंगे डायरेक्टली C1 में C2 समांतर क्रम में है। अतः धारिता कितनी हो जाएगी? C इक्वल टू C1 प्लस C2 करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? C इक्वल टू 1 प्लस 1 यानी 2 माइक्रोफैरड। इन दोनों की तो हमने ज्ञात कर दी, 2 माइक्रोफैरड आ चुकी है। ठीक इसी प्रकार से 1 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड ये भी समांतर क्रम में है। तो क्या करेंगे? इसी प्रकार संधारित्र कौन कौन से? C4 व C5 कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में है। अतः धारिता क्या हो जाएगी? C डैश करके लिख लीजिए आप इसको। तो C डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? C4 प्लस C5 इक्वल टू करेंगे तो C डैश इक्वल टू 1 प्लस 1 कितना हो गया? C डैश इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड ये हो चुका है। यानी इन दोनों के स्थान पर 2-2 माइक्रोफैरड भी आप लगा सकते हैं। तो लगाएंगे। एक ये साफ हो गया है, बीच वाला खाना, और एक ये साफ हो चुका है। इन दोनों के स्थान पर हम क्या लगा रहे हैं? 2 माइक्रोफैरड। ये तो हमने किया था, इसका नाम था C। और फिर आगे कौन सा आ जाएगा? C डैश वैल्यू इसकी आई है हमारे पास 2 माइक्रोफैरड। अब जरा ध्यान देंगे, इन तीनों संधारित्रों के बीच में केवल एक ही तार बचता है। एक ही तार बचने के कारण ये सभी संधारित्र श्रेणी क्रम में आ जाते हैं। लिखेंगे अब तुल्य संधारित्र कौन कौन से? C व C डैश तथा संधारित्र C3 श्रेणी क्रम में है। अतः बिंदुओं A व B ए व बी के बीच तुल्य धारिता, क्योंकि ये अंतिम धारिता है इसलिए इसे तुल्य धारिता
कहेंगे ए व बी के बीच तुल्य धारिता। क्या हो जाएगा सूत्र 1/c डबल एस इक्वल टू 1/c प्लस 1/c3 प्लस 1/c डैश 1/c डैश वैल्यू रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा 1/c डबल डैश इक्वल टू 1/, इसकी वैल्यू है 2 प्लस 1/1 प्लस ऐसे यहाँ पर 1/2 हम इसी को ही हल कर लेंगे। हल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा देखिए, आधा ये है और आधा ये है, कितना हो गया 1 हो गया और 1 ये 2 हो चुका है पूरा। तो 1/c डबल डैश इक्वल टू 2 अपॉन में क्या है या करके आप इसको पलट लेंगे तो हो जाएगा c डबल डैश इक्वल टू 1/2 1/2 डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.5 c डबल डैश इक्वल टू 0.5 माइक्रोफेराड। यही आपकी तुल्य धारिता है। मतलब इन सभी संधारित्रों के स्थान पर अकेला 1/2 माइक्रोफेराड या 0.5 माइक्रोफेराड का संधारित्र भी आप यूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। तो ये अकेला उतना ही काम करेगा जितना कि ये सब मिलकर कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पर आकर ये खंड आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। अब हम अगले चित्र में चलते हैं। अगले चित्र में इन्होंने 3 संधारित्र दे रखे हैं कुल, तो इनको भी हम चित्र के द्वारा बना लेंगे। ये इसका ए खंड था, अब हम इसके बी खंड पर चलते हैं। खंड नंबर है इसका बी। खंड बी में हम देखते हैं ये संधारित्र है, ये संधारित्र है, फिर नीचे ये संधारित्र है और ये बंद कर दिया है इन्होंने नाम। अब बिंदु ए और बी कहां पर बनाए हैं, बिंदु ए इन्होंने यहां पर बना दिया है, बिंदु ए यहां बना दिया है और बिंदु ये ए है और बिंदु बी कहां बनाया है 6 से पहले, यानी यहां इन्होंने बिंदु बी बना दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेल लगे हैं बिंदु ए और बी के बीच में लगे हैं, जिसके कारण ये दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, फिर ये बाद में समांतर करने को हो जाएंगे। ठीक है, इसका ये मतलब हो जाता है। धारिताएं कितनी है 2 6 6, ये 2 माइक्रोफेराड हो जाता है, ये 6 माइक्रोफेराड हो जाता है और ये भी 6 माइक्रोफेराड हो जाता है। नाम दे देंगे इनको, C1 नाम दे दो, इसको C2 नाम दे दो, इसको C3 नाम दे दो। अब देखिए ए और बी के बीच में जब हम सेल लगाएंगे तो 6 माइक्रोफेराड और 6 माइक्रोफेराड के दोनों संधारित्रों के बीच में केवल एक ही तार होने के कारण ये श्रेणी क्रम में आ जाते हैं। लिखेंगे संधारित्र C2 है C3 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, अतः धारिता कितनी हो जाएगी श्रेणी क्रम के लिए 1/c इक्वल टू डायरेक्टली मैं कर रहा हूं 1/6 प्लस 1/6 कर लेंगे तो क्या प्राप्त होगा 1/c इक्वल टू 6 से मार दिया 1 प्लस 1 ऊपर रहेगा, पलट लेंगे तो क्या प्राप्त होगा c इक्वल टू 6/2 डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 माइक्रोफेराड। कितना 3 माइक्रोफेराड। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों संधारित्रों के स्थान पर अकेला 3 माइक्रोफेराड का संधारित्र भी आप यूज करेंगे तो उतना ही काम करेगा जितना कि ये सब मिलकर कर रहे थे। ठीक है, तो हम हटा देंगे इन दोनों संधारित्रों को और इनके स्थान पर अकेला 3 माइक्रोफेराड का संधारित्र हम प्रयोग करेंगे। तो चित्र कुछ इस तरह से बनेगा। ये बिंदु ए है, चलो यहां लगा लो, नो प्रॉब्लम, कहीं भी आप लगा सकते हैं।
3 माइक्रोफैरड धारिता इसकी है, उसका नाम है सी। अब देखिए ये संधारित्र सी और संधारित्र C1 अलग अलग तार से जुड़े होने के कारण कौन से क्रम में आ जाते हैं, समांतर क्रम में आ जाते हैं। तो लिखेंगे अब तुल्य संधारित्र, तुल्य संधारित्र सी व संधारित्र C1 कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है। अतः बिंदुओं ए व बी के बीच ए व बी के बीच तुल्य धारिता, तुल्य धारिता क्या सूत्र हो जाएगा, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। बहुत सारे हैं तो ऐसे जोड़ते चले जाएंगे, तो C डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, C प्लस C1, C प्लस C1 ही बचे हुए हैं। ठीक है, तो हो जाएगा C डैश इक्वल टू वैल्यू है 3 माइक्रोफैरड, इसकी वैल्यू कितनी है, 2 माइक्रोफैरड। करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, C डैश इक्वल टू 5 माइक्रोफैरड प्राप्त होगा। माने कि इन सभी संधारित्रों के स्थान पर अकेला 5 माइक्रोफैरड का संधारित्र भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ये 2 खंड आपके हल हो चुके हैं और ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले खंड में भी डायग्राम दे रखा है, अगले खंड में भी डायग्राम दे रखा है, तो डायग्राम बना लेंगे। ये खंड है इसका C, 2 संधारित्र हैं, ये एक संधारित्र हो गया, ये दूसरा संधारित्र हो गया, ठीक वैसे ही तीसरा हो गया, ये चौथा संधारित्र हो गया। और बिंदु ए व बी कहीं यहाँ दिखाए हैं इन्होंने, हाँ यहीं पे है, बिल्कुल सही मैं कर रहा हूँ। बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, और धारिताओं के नाम क्या क्या है, सभी संधारित्र 2-2 माइक्रोफैरड के हैं, तो 2 माइक्रोफैरड, ये 2 माइक्रोफैरड, ये 2 माइक्रोफैरड और ये भी 2 माइक्रोफैरड। नाम दे देंगे अलग अलग, C1, C2, ये C3 हो गया, ये C4 हो गया, है ना। नाम देने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सबकी धारिताएं बराबर है। बराबर नहीं होती तो डायरेक्टली वैल्यू उनका ही नाम हो जाता, ठीक है। लेकिन धारिताएं अलग समान है तो इसलिए इनको अलग अलग नाम हम देंगे। ऊपर वाले दोनों संधारित्र एक ही तार से जुड़े होने के कारण श्रेणी क्रम में है, ठीक इसी प्रकार से नीचे वाले दोनों संधारित्र बीच में एक ही तार से जुड़े होने के कारण ये भी श्रेणी क्रम में। तो लिखेंगे इनको संधारित्र C1 व C2 कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अंग्रेजी में कहते हैं इसको सीरीज फॉर्म। अतः धारिता, अतः धारिता कितनी हो जाएगी, 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 1/C इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2। आधा आधा कितना हो गया, 1 हो गया। नए से इसलिए का चिन्ह लगाएंगे और लिखेंगे C इक्वल टू आधा आधा 1 माइक्रोफैरड, यानी C की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 1 माइक्रोफैरड आ चुकी है। ऊपर वाले दोनों के स्थान पर रखेगा 1 माइक्रोफैरड संधारित्र भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ओके, इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार संधारित्र कौन कौन से बचे हैं, C3 C4 भी श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अतः धारिता कितनी हो जाएगी, 1/C डैश इक्वल टू डायरेक्टली 1/2 प्लस 1/2 करना हो गया, आधा आधा कितना हो गया, 1 हो गया। तो C डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइक्रोफैरड आ जाएगा।
इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के स्थान पर भी 1 माइक्रोफैरड का संधारित्र प्रयोग किया जा सकता है। अब हम करेंगे प्रयोग। प्रयोग करके देखते हैं क्या प्राप्त होता है। यहाँ जोड़ लो, कोई बात नहीं है, इसे यहाँ जोड़ दो। इसका नाम है ऊपर वाले का C और वैल्यू है इसकी 1 माइक्रोफैरड। इसका नाम है C डैश और वैल्यू है 1 माइक्रोफैरड। अब देखिए C व C डैश के बीच में अलग अलग तार है, यानी C व C डैश अलग अलग तारों से जुड़े हैं, इसलिए समांतर क्रम में है। तुल्य संधारित्र C व C डैश कौन से क्रम में है? समांतर। समांतर क्रम में है। अतः बिंदुओं A व B के बीच तुल्य धारिता हो जाएगी C डबल डैश इक्वल टू C प्लस C डैश। करेंगे तो प्राप्त होगा C डबल डैश इक्वल टू 1 प्लस 1। कितना हो गया ये? C डबल डैश इक्वल टू 1 और 1 2 माइक्रोफैरड। ये इसकी तुल्य धारिता आ जाती है। इसमें अंतिम प्रश्न है, अंतिम खंड दे रखा है इन्होंने, इसमें भी चित्र है, चित्र बना लेंगे। यहाँ पर आने के पश्चात ये खंड आपका कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं स्टेप डी की ओर। स्टेप डी में देखते हैं क्या क्या बिंदु ए इन्होंने यहाँ दिखाया है, बिंदु बी इन्होंने यहाँ दिखाया है। ठीक है, मतलब सेल जोड़ दिया इन दोनों बिंदुओं के बीच में। धारिताएं है 10 माइक्रोफैरड है, ये वाली 15 माइक्रोफैरड है। दस माइक्रोफैरड, 15 माइक्रोफैरड और ये दोनों 8-8 माइक्रोफैरड के हैं। नाम दे दीजिए, इसको C1, इसको C2, इसको चलो दे दो C3, इसको C4। 4 संधारित्र है, बिंदु A व B के बीच में सेल लगा दिया है। तो हम देखते हैं कि 8 माइक्रोफैरड और 8 माइक्रोफैरड बीच में एक ही तार से जुड़े होने के कारण श्रेणी क्रम में है। इसी प्रकार से 10 माइक्रोफैरड और 15 माइक्रोफैरड एक ही तार से जुड़े होने के कारण ये भी श्रेणी क्रम में आ जाते हैं। लिखेंगे संधारित्र C1 व C2 श्रेणी क्रम में है। अतः धारिता कितनी हो जाएगी? 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। वैल्यू रखेंगे तो प्राप्त होगा 1/C इक्वल टू 1/8 प्लस 1/8। हल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 1/C इक्वल टू 8, इसका एलसीएम आ गया ऊपर 1 प्लस 1 और बढ़ा लो इसको आगे। C इक्वल टू 8/2 काटेंगे तो आएगा 4। कितना आ गया? 4 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो इन दोनों के स्थान पर 4 माइक्रोफैरड भी प्रयोग किया जा सकता है।
इसी प्रकार लिखेंगे थ्योरी में, इसी प्रकार संधारित्र C3 व C4 भी श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में है, अतः धारिता कितनी हो जाएगी, डैश लगा के ले लेंगे, लिखेंगे तो 1/c डैश इक्वल टू 1/c3 प्लस 1/c4। c डैश इक्वल टू 1/10 प्लस 1/15। अब 10 और 15 का एलसीएम कितना आ गया, 15 दूनी 30 आ जाएगा। 15 से भी कटेगा और 10 से भी कटेगा, चलो 30 मान लेते हैं इसका एलसीएम, तो हो जाएगा 1/c डैश इक्वल टू 30 एलसीएम आ गया। 30 10 से कटेगा 3 बार, 15 से कटेगा 2 बार, 15 से कटेगा 2 बार, इसलिए का चिन्ह लगाओ और लिखो c डैश इक्वल टू 30/5। 30/2 3 5, 5 से काटेंगे तो आएगा 6 माइक्रोफैरड। 6 माइक्रोफैरड, 5 6 30, 6 माइक्रोफैरड। यानी इन दोनों के स्थान पर तो 6 माइक्रोफैरड प्रयोग कर सकते हैं और इन दोनों के स्थान पर 4 माइक्रोफैरड प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या प्राप्त होगा जरा देखते हैं, साफ कर लेते हैं इसको। ठीक है, इसका नाम है ऊपर इस तरफ था, इसका नाम था C और इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 4 माइक्रोफैरड, और इसका नाम था C डैश और वैल्यू थी इसकी 6 माइक्रोफैरड। अब देखिए 6 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड अलग अलग तार से जुड़े होने के कारण समांतर क्रम में है, तो लिखेंगे अब तुल्य संधारित्र C व C डैश, C व C डैश समांतर क्रम में है। अतः बिंदुओं A व B के बीच A व B के बीच तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, C डबल डैश इक्वल टू C प्लस C डैश, C प्लस C डैश करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, C डबल डैश इक्वल टू 4 प्लस 6 कितना हो गया, 10 हो गए, तो C डबल डैश इक्वल टू 10 माइक्रोफैरड। यानी इन सबके स्थान पर अकेला 10 माइक्रोफैरड भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ये आपकी तुल्य धारिता आ जाती है और यहाँ पर आने के पश्चात ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाता है, बिल्कुल कंप्लीट। अब तो कुछ पूछा नहीं है इसमें, इसलिए बताएंगे भी नहीं, जितना पूछा है उतना ही हम इसमें बताएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में